नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का आज शुभारंभ किया और इस अवसर पर सीएम ने लोगों को आयोडीन युक्त नमक का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह नमक आवश्यक पोषक तत्व है जो बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए विशेष रूप से जरूरी है। इस योजना के लागू होने से महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार होगा। गरीबी और महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो हमारे समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के जो राशन कार्ड धारक परिवारों को जो सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से हर कार्ड में प्रति माह आयोडाइड नमक सस्ती दरों पर वितरित किया जाएगा। अभी रेखा जी कह रही थी कि 30 रुपये किलो नमक हो जाता है बरसात के दिनों में या अन्य दिनों में, सामान्य दिनों में भी 30 रुपये किलो नमक ही बिकता है। लेकिन बरसात के दिनों में जहां पर रोडें जब बंद हो जाती हैं, तमाम खाद्य आपूर्ति बंद हो जाती है, उस समय इसकी कीमत इससे भी कहीं ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा, तिगुने से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे समय में निश्चित रूप से ये योजना का आना, ये हमारे उन गरीब परिवारों का, उन अंत्योदय के कार्ड धारकों को निश्चित रूप से सहायता करेगी, उनके जीवन को आसान बनाएगी। और इस समय बाजार में जो नमक है वो 30 रुपये किलोग्राम की दर से प्राप्त हो रहा है। अब इस योजना के लागू होने के पश्चात राज्य के लगभग 14 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के राशन कार्ड धारकों को ये मात्र 8 रुपये किलोग्राम की दर पर ये आयोडाइड नमक मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके नजदीकी जो सस्ता गल्ला डिपो होगा या राशन वितरण केंद्र होगा, वहीं से जहां पर प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना का राशन मिलता है, उसी स्थान पर मात्र 8 रुपये किलोग्राम की दर से अब ये आयोडाइड नमक भी आपको अब आसानी से प्राप्त हो सकेगा। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को लगातार दूसरी बार उत्तराखंड बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया है और इसके साथ ही रेखा वर्मा को सह प्रभारी के रूप में दूसरी बार चुना गया है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी एवं सह प्रभारियों की सूची जारी की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे प्रभारी और सह प्रभारी दोनों को, और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने एक बार फिर से उन्हें हमारे यहाँ का प्रभारी और सह प्रभारी बनाया, दुष्यंत गौतम जी को और रेखा वर्मा जी को। और क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, पाँचों की पाँचों लोकसभा सीट यहाँ से जीत के माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालने का काम किया, तो ये उन्हीं का इनाम उनको मिला है। मुझे लगता है कि बेहतर काम उन्होंने किया है। संगठन को एक साथ तालमेल के साथ में लेकर के चलने का काम दोनों करते हैं और तमाम जितने भी चुनाव हमारे यहाँ बहुत ही समन्वय बना करके संगठन को साथ लेकर के चलते हैं। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रभारी जी की अहम भूमिका रही तमाम जगह जाने के लिए भी और तमाम इस संगठनों को एक साथ लेकर के चलने के लिए। देहरादून के कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर के साथ मीटिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बारिश को लेकर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर परिस्थितियों की जानकारी भी ली। वहीं बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य के लिए जिला और तहसील प्रशासन को हर समय अलर्ट पर रखा जाए। उत्तराखंड में दरअसल भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश के चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से सड़कों पर
पहाड़ी का रास्ता बंद हो गया है। बात करें पौड़ी के सुकई गांव की तो यहां घरों में मलबा घुसने का वीडियो सामने आया। उधर चमोली में भी पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद मलबे में दबकर 2 लोगों की जान भी चली गई। तस्वीरें लगातार आप देखिए किस तरह से भयंकर रूप जो है इस वक्त लगातार हो रही बारिश का नजर आ रहा है और इसका जो नुकसान है वो किस तरह तमाम आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी बनाया है, जिसके लिए दुष्यंत गौतम ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद भी किया। दूसरी बार प्रदेश प्रभारी बनने के बाद दुष्यंत कुमार गौतम से जनता टीवी ने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बदलाव किए हैं, प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड की कमान एक बार फिर से दुष्यंत कुमार गौतम जी को दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से भरोसा जो है जताया है, जिस तरीके के नतीजे भी जो है फेवर में कहीं ना कहीं देखने को मिलते नजर आए थे, किस तरीके से देख रहे हैं? मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे उस पर विश्वास व्यक्त किया और लगातार जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि उत्तराखंड को इस दशक में सर्वश्रेष्ठ बनाना है, उसको हमारे मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ही नहीं कर रहे बल्कि ऐसे से नज़ीर पैदा कर रहे हैं, जैसे नकल कानून है, धर्मांतरण है, यूसीसी, ऐसे कानून बनाए हैं जो पूरे देश के अंदर वो उदाहरण के रूप में। और हमने उत्तराखंड की जनता को जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब और घर में नल, नल में जल, आयुष्मान योजना, अनेक योजना का क्रियान्वयन जो वहाँ पर हो रहा है, जनता में विश्वास बढ़ा है। ऑल वेदर रोड बनी है, यातायात तो बहुत अच्छा हुआ है, यात्री बहुत अच्छे संख्या में वहाँ पर बढ़ रहे हैं। एक विकसित उत्तराखंड की ओर हम बढ़ रहे हैं। सर, यूसीसी, एनआरसी जैसे ऐसे कुछ मसले थे जिनको लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस जो है वो घेरने का काम करती हुई नजर आती थी, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिला कि जो तमाम थे वो नकार कहीं ना कहीं दिए जनता। देखिए, लोग विपक्ष है ना, झूठ की राजनीति कर रहा है, बरगलाना चाहता है उनको, और वहाँ की जनता विकास चाहती है, सुख को अमन चैन चाहती है। लेकिन जो कांग्रेस का रवैया है ना, वो भारत को विकसित होने में रोकने के अंदर है। कहीं अलगाववाद के साथ में, टुकड़े टुकड़े गैंगों के साथ में वो जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए विपक्ष ने अपना विश्वास खोया है। और जो उन्होंने ईमानदारी से, नेक नियत से, समर्पण भाव से कोरोना काल में वो सब काम किए हैं, उसी का परिणाम है। जनता में विश्वास हमारा बढ़ा है। सर, चूंकि उपचुनाव भी देखने को मिलता नजर आएगा उत्तराखंड में, किस तरह की जो तैयारी है वो देखने को मिलती नजर आ रही है और कितने आश्वस्त हैं सर चुनाव? बिल्कुल हम आश्वस्त हैं। मैं दोनों बाई इलेक्शन दोनों जगह होकर आया हूँ, बद्रीनाथ भी गया, मंगलौर भी गया। वहाँ की जनता को ये लग रहा है कि भाई हमारे इस बोर्ड से कोई मुख्यमंत्री नहीं बदलना है, ना प्रधानमंत्री। ये चुनाव तो 2.5 साल के लिए है और जनता के विकास के लिए, इसलिए वो मंगलौर के विकास के लिए हो गया, बद्रीनाथ के विकास के लिए हो गया। तो जनता अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि योजनाएं सारे उनके क्षेत्र में मिल सके। आयुष्मान योजना है, चाहे हर घर में नल है, जल है, अनेकों अनेक किसान सम्मान निधि है, सारी योजना उनके घर तक पहुंचे और सुरक्षित वातावरण मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और दोनों सीटें हम जीत कराएंगे। दुष्यंत कुमार गौतम जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर कहना है कि जो उपचुनाव है उत्तराखंड में, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो वहीं मंगलौर उपचुनाव के मतदान में कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री से लेकर जाट समाज को एकजुट करने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को प्रचार के लिए बुलाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा हुआ है। दरअसल मुंडेट गांव में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने मंगलौर उपचुनाव में रैली कर जनता को संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट देने की अपील की। अपना लें, इनके हथकंडों का जवाब जनता देगी और मजबूत तरीके से देगी, कांग्रेस देगी, मजबूत तरीके से देगी और हम शानदार जीत हासिल करेंगे।
काजी निजामुद्दीन रिकॉर्ड मतों से आए, कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बद्री केदार में भी भाग भाग करके गए हैं जब वहाँ से मैसेज आया इनके पास कि यहाँ तो सारी ज़मीन खिसक गई है, तो वहाँ भागे हैं। और अब यहाँ से जब मैसेज जाएगा यहाँ भी ज़मीन खिसक चुकी है, तो ये फिर हताश हो जाएंगे और भाजपा निराश है। पहले उन्होंने एक धनाढ़ उम्मीदवार को, एक गिद्ध प्रवृत्ति के उम्मीदवार को खोजा, और लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग दस से मस्त नहीं हो रहे हैं, तो भाजपा में निराशा है, कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है और वो कह रहे हैं हमारी कमाई को दिखाने के लिए इन्होंने बाहर से उम्मीदवार। जो चुनाव है एक चुनौती के रूप में कांग्रेस के सामने आया है और ये चुनाव होना नहीं था। सरबत भाई हमारे पुराने साथी थे, लेकिन हम उन्होंने पार्टी बदल लिया था, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। तो उस वक्त भी यहाँ के लोगों ने गलती की थी और काजी निजामुद्दीन साहब को जिताया नहीं था। मैं समझता हूँ चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें यहाँ की जनता ने अपने विचारों में सुधार किया है। एक साल पहले केदारनाथ के दर्शन के लिए आई मध्य प्रदेश की एक महिला श्रद्धालु के साथ छेड़खानी करने के आरोप में 2 पुलिस उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम है जो लोग मुख्यमंत्री के 3 साल के कार्यकाल का जश्न मना रहे हैं, वो बताएं ये लोग तब कहां थे जब एक महिला के साथ इस तरह की हरकतें की गईं। और क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। वाले बताएं ना, इसका क्या जवाब है उनके पास, जो 3 साल का जश्न मना रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल का। वो बताएं कि एक महिला मध्य प्रदेश से केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए 26 मई को आती है और 1.25 साल बाद आप जो है FIR दर्ज करते हैं उस चौकी प्रभारी और दरोगा के ऊपर। कहां सो रहा था पूरा सिस्टम 1.25 साल तक? सीएम हेल्पलाइन में उसने 1.25 साल पहले जो शिकायत लिखी वो आज याद आ रही है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षक जब भक्षक बन जाएगा तो आखिर समाज की महिलाएं जाएं किसके पास? ये महिला कंट्रोल रूम में ले जाई गई और वहां उसने ये सोचा कि चलो अब मैं पुलिस की कंट्रोल में आ गई हूं, पुलिस के संरक्षण में आ गई हूं, तो मुझे कोई फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन क्या करे वो महिला जिसे पुलिस ही सेक्सुअली मॉलेस्ट करने लगे, वो भी दरवाजा बंद करके महिला कंट्रोल रूम में। इससे ज्यादा विभत्स और क्या बात होगी, इससे ज्यादा डरावनी और घिनौनी और क्या बात होगी? और ये कोई पहला प्रकरण नहीं है। मसूरी में बीजेपी मसूरी मंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल जनसंख्या संस्थापक ही नहीं थे, वो एक महान शिक्षाविद थे, चिंतक थे, राजनेता थे। देश की अखंडता के लिए कश्मीर को, भारत में जो परमिट सिस्टम था कश्मीर में, उसको समाप्त करने के लिए और कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन 1901 में उनका जन्म हुआ था बंगाल में। बहुत अच्छे मतलब चिंतक थे। उन्होंने देश के अखंडता के लिए सुंदर कार्य किए और अपने प्राणों को भी न्यौछावर देश के लिए किए उन्होंने। और जनसंघ की स्थापना कर उन्होंने 1953 में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, या मतलब उनकी हत्या की गई थी, इसका कुछ तथ्य नहीं मिल पाया। लेकिन कश्मीर जेल में वो एक हत्या हुई थी, लोग संदेहास्पद मृत्यु उनको उसको कहा जा सकता है। ऐसे महान विचारक को, ऐसे महान चिंतक को आज उनके जन्मदिवस पर हम श्रद्धांजलि पूरे भारत में हर बूथ पे भाजपा के कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हमारी सरकारें उनके जो पद चिन्ह हैं उन पर बताए गए जिन चीज़ों के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति थी, उन चीज़ों पे हम कार्य कर रहे हैं, हमारे सरकार कार्य कर रहे हैं और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उधर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकास नगर में होने वाली तमाम घटनाओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य बाजार में हुई जानलेवा हमले जैसी घटना काफी गंभीर है। विकास नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता क्षेत्र के लोगों को सकुशल रखने की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि स्थानीय विधायक पूरे घटना के समय कहां रहे। तो मैं बता दूं कि उस व्यक्ति और युवक को अच्छा इलाज दिलाने की थी, ना कि नेता बनकर लोगों के बीच आने की। गौरतलब है कि विकास नगर बीच बाजार में 2 दिन पहले 2 पक्षों के बीच हुई आपसी कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई थी, जिसमें एक पक्ष के युवक पर एक आंख में गंभीर चोटें आई हैं।
मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कहीं कहीं लोग कह रहे थे वो विधायक जी का कोई बयान नहीं आया। मैं थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हूँ, बयान उतना महत्व नहीं रखता जितना पीड़ित को तत्काल सहायता क्या मिल सकती है वो जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने रात को दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह को सबको कह के जो दून अस्पताल में सुविधाएं मिल सकती थी वो कराया। फिर उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए रेफ़र किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को बात की। तो कल सुबह उस लड़के का वहाँ सर्जरी हुई, उसके परिजनों ने बताया, लेकिन उसकी आंख नहीं बच पाई। स्वशक्ति जागरण समिति ने पश्चिम बंगाल में महिला की पिटाई की घटना को लेकर निंदा की है और इसके साथ ही उन्होंने देहरादून के लैंसडाउन चौक पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाज सेवी संगीता ने कहा, भारत में यदि कहीं भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है तो वो उसका विरोध जरूर करेंगी। पश्चिम बंगाल में ये जो घटना घटी है, ये घटना सार्वजनिक घटना थी, सभी के लोगों द्वारा दिया गया दंड था, लेकिन वो उन्होंने कानून ने नहीं दिया ये दंड, उन्होंने खुद दिया। तो इसका मतलब कि शरिया कानून वहाँ पे लागू हो गया है। ममता बनर्जी खुद महिला है, महिला होकर महिलाओं को सरेआम सड़क पर ऐसे पिटवाएगी तो हम पूरे भारत की नारियां जो है उनका विरोध करेंगे। और हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप देहरादून में रह के विरोध क्यों कर रहे हो? हम करेंगे, हमारे भारत में कहीं भी होगा तो हम विरोध करेंगे, हम जहां भी हैं वहां पर विरोध करेंगे अगर सरेआम इस प्रकार से महिलाओं का अपमान हुआ तो। शहर को साफ सुथरा और जाम मुक्त बनाने के लिए प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और इस कड़ी में पुलिस सड़क के किनारे खड़े होने वाले वाहनों को लगातार सीज भी कर रही है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ठेली का लाइसेंसिंग अथॉरिटी नगर निगम है। नगर निगम की ओर से सभी को मूविंग लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन चलते चलते सामान को बेचना संभव नहीं। पुलिस की जितनी पावर है उसके अनुसार इन्हें वेंडिंग जोन के पास जगह दी जा रही है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई लगातार होगी। देखिए, ये जो ठेली का है वो जनरली जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी और नगर निगम है उसमें पुलिस के द्वारा किसी ठेलियों को उसका लाइसेंस चेक करना या निर्गत करना ही, तो शहर में कितनी ठेलियों की आवश्यकता है, उनका वेंडिंग जोन कहाँ पर होगा, ये समस्त जो है नगर निगम के परव्यू में आता है। लेकिन प्रायः देखा गया है जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो मूविंग ठेलीज के भी होते हैं कि आप स्टैटिक नहीं लगाएंगे और चलते फिरते उसका लाइसेंस मिलता है। लेकिन ये आप भी समझ सकते हैं कि किसी को लाइसेंस अगर चलते फिरते लगातार कोई ठेली चलती घूमती नहीं रहेगी, वो अपने सामान को बेचने के लिए नेचुरल सी बात है कहीं किनारे लगाकर अपने उसको बेचते हैं। तो उसमें पुलिस एक्ट में जो हमारे पास पावर है, प्रावधान है जो जुर्माना करने का, सिर्फ मात्र उतना ही करते हैं। लेकिन इसमें कोशिश ये रहती है कि जो वेंडिंग जोन है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह दी जाए, जिससे कि ठेली वाले जिनका रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर अपनी दुकानों को लगाएं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन ने चार धाम यात्रा के बीच अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए फायर ब्रिगेड टीम ने भी पूरी तैयारी की है। देखिए, जहां चारधाम यात्रा की बात है तो इसमें अब हमारी जो है एक यूनिट तैनात है ऋषिकेश बस अड्डे पर, जो वो 24/7 वहीं चल रही है। और कांवड़ यात्रा की बात है तो इसमें हमारे 3 यूनिटें जो है उस चारधाम के अतिरिक्त 3 यूनिटें रहती हैं। एक नटराज चौक पर रहती है हमारी ऋषिकेश में, दूसरी जो है IDPL में, और तीसरी थाना रायवाला पर जो है। ये हमारी तैयारियां हैं इसके दृष्टिगत। आप देख रहे हैं कि इस समय जो है गाड़ियों में या कभी रोड एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी यूनिट दोनों काम करती है, अग्निशमन और रेस्क्यू का कार्य दोनों करती है। इस तरह से हम कांवड़ यात्रा के लिए भी तैयारी कर ली है। और चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, मंगलौर में जनसभा को किया संबोधित। उत्तराखंड में बारिश का कहर, अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। नैनीताल में भारी बारिश का रेड अलर्ट, पुलिस ने लोगों से की नदी नालों से दूर रहने की अपील। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोक, जगह जगह मार्ग पर बताया जा रहा लैंडस्लाइड का खतरा। पौड़ी के सुकई गांव के पास घरों में घुसा मलबा, लोग परेशान। चमोली के गलनाऊ के पास 2 बाइक सवार युवकों की मौत, पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिरा। मवेशियों को कार ने मारी टक्कर, 1 पशु की मौत, 6 घायल।
हरिद्वार में एसएसपी की अध्यक्षता में जिला पुलिस मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन, कांवड़ मेले और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। काशीपुर में फिल्मी अंदाज में पकड़े जा रहे निजी वाहन, निजी हितों के लिए खरीदे गए वाहनों का हो रहा व्यावसायिक प्रयोग। काशीपुर में पत्रकार प्रेस परिषद ने किया मीटिंग का आयोजन, कुमाऊं मंडल प्रभारी के नेतृत्व में हुई मीटिंग, महानगर अध्यक्ष की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।